नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो पोस्ट कोरोना लापरवाही कोरोना, इसमें आपका स्वागत है। जी हां, इस खास शो में हम बात करेंगे उन कोरोना हीरोज के बारे में जो कोरोना को तो हरा चुके हैं, लेकिन अब थकान, बदन दर्द, सांस लेने में तकलीफ जैसी दूसरी दिक्कतों को झेल रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह को ही देखिए, कोरोना से रिकवर होने के बाद भी उन्हें अलग अलग परेशानियों के चलते बार बार एम्स में भर्ती होना पड़ रहा है। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है कि कोरोना से ठीक होने के बाद आपको कैसे रहना है, क्या दिनचर्या अपनाना है, क्या सावधानी आपको बरतनी है। क्योंकि आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि एक बार आप कोरोना से ठीक हो गए तो आप निश्चिंत हो गए, आपको दोबारा कोई खतरा नहीं है, ना तो आपको कोरोना हो सकता है ना कुछ और। ये सोचना गलत है। आपको एहतियात बरतने हैं, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपकी परेशानी को बढ़ा सकती है। तो किस तरह के एहतियात आपको बरतने हैं, क्या गाइडलाइन सरकार ने जारी की है कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के लिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना से बचने के लिए क्या करना है या कोरोना संक्रमित हो जाने पर कैसे रहना है, इस पर तो बहुत बात हो चुकी। लेकिन आज हम कोरोना से ठीक हो जाने के बाद की जिंदगी पर बात करेंगे, क्योंकि कोरोना को हरा चुके कई मरीजों में थकान, बदन दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह को ही देखिए, कोरोना से ठीक होने के बाद भी उन्हें बार बार एम्स में भर्ती होना पड़ रहा है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के लिए नया प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसे पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है। इसमें कोरोना को मात दे चुके मरीजों के लिए कई निर्देश और सुझाव दिए गए हैं, जिसमें खाने, पीने, सोने, टहलने तक के अलग अलग नियम बताए गए हैं। कोरोना ठीक होने के बाद भी आप मास्क लगाना, हाथ धुलना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जारी रखें। पर्याप्त मात्रा में हल्का गर्म पानी पिएं। स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो घर और बाहर के काम धीरे धीरे करते रहें। योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन बंद ना करें। सांस और फेफड़े मजबूत करने वाले आसन करें। सुबह और शाम टहलें। संतुलित खाना खाएं। नींद पूरी लें। सिगरेट और शराब न पिएं। डॉक्टर की बताई गई दवाएं बंद ना करें। घर पर अपनी मॉनिटरिंग करते रहें, जैसे बुखार, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पल्स रीडिंग लेना। अगर सूखी खांसी है या गले में खराश है तो गरारे करें या भाप लें और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली आयुष दवाएं लें। कोरोना से रिकवर हो चुके मरीजों को सामुदायिक या सामाजिक स्तर पर किन नियमों का पालन करना है, इसका जिक्र भी स्वास्थ्य मंत्रालय के पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में किया गया है। कोरोना से ठीक हो चुके लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करें। उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक करें। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की मदद ली जा सकती है। कोरोना से रिकवर हो चुके लोग चाहे तो बाहर योग सेशन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इस दौरान सामाजिक दूरी जरूर बनाए रखें। कोरोना से रिकवर हो चुके मरीजों को कब डिस्चार्ज होने के बाद कब फॉलोअप लेना है या कौन सी दवाएं खानी है, इसके बारे में केंद्र के पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में बताया गया है। प्रोटोकॉल के मुताबिक डिस्चार्ज होने के 7 दिन के अंदर अस्पताल से फॉलोअप लेना चाहिए। फॉलोअप वहीं से लें जहां इलाज हुआ है। ठीक हो जाने के बाद आगे के इलाज के लिए आसपास के किसी अच्छे एलोपैथिक या आयुष डॉक्टर से सलाह लेने की बात भी पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में बताई गई है। हालांकि एलोपैथी और आयुष दवाएं साथ लेने से मना किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रोटोकॉल में बार बार इम्यूनिटी बढ़ाने वाली आयुष दवाओं के सेवन की सलाह दी गई है। हालांकि सरकार ने इन दवाओं को रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से प्रिस्क्राइब करवाने के बाद ही लेने को कहा है। सरकार ने होम आइसोलेशन में रहे मरीजों में गंभीर लक्षण आने पर अस्पताल जाने की सलाह दी है। हाल ही में भारत सहित कई देशों में कोरोना के दोबारा अटैक के मामले सामने आए थे, जिस पर जी बिजनेस पर ही एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इनमें से ज्यादातर वो मामले थे
जिन्होंने कोरोना से ठीक होने के तुरंत बाद काम शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें री इन्फेक्शन हुआ था। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने के बाद भी शरीर के कई महत्वपूर्ण अंग कमजोर होने की शिकायतें भी आई हैं। ऐसे में पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का पालन करते रहना और जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट कि क्या सरकार ने एडवाइजरी, क्या गाइडलाइन जारी की है कोरोना को मात देने के बाद मरीजों को किन किन बातों का ख्याल रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसको और बारीक तरीके से समझाने के लिए, डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, कैंसर सर्जन हैं, और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर एक और एक्सपर्ट जुड़ेंगे, एक और डॉक्टर जुड़ेंगे, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, वरिष्ठ चिकित्सक आयुर्वेद के हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर अंशुमान आपसे ये होगा कि गाइडलाइन तो हमने देख ली कि सरकार ने कहा है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी आपको क्या क्या करना है, ऑक्सीजन का लेवल रेगुलर चेक करना है, बीपी चेक करना है, अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, मरीज है, तो उनको अपना शुगर लेवल बराबर चेक करना है, च्यवनप्राश का सेवन आप कर सकते हैं, योग प्राणायाम वगैरह वगैरह। मैं आपसे लेकिन इससे अलग पूछना चाहता हूं, ये बातें तो हो गई, मैं आपसे जानना चाहता हूं डिटेल में कि आप अगर थोड़ा हमें सिलसिलेवार ये बता पाएं कि जब कोरोना से कोई ठीक हो जाता है, मान लीजिए आज डिस्चार्ज हुआ अस्पताल से और आज घर गया, तो कल से उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब तत्काल डिस्चार्ज होने के तत्काल बाद से उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगले 5-7 दिनों तक? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है। इसको बिल्कुल वैज्ञानिक तौर पे समझने की जरूरत है। जब अस्पताल से डिस्चार्ज करते हैं, मतलब डिस्चार्ज के क्राइटेरिया पूरे हो चुके, जैसे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ठीक है, और आमतौर पे डिस्चार्ज करने के पहले देखा जाता है कि कोविड निगेटिव, मतलब टेस्ट आपका निगेटिव आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे सिम्टम्स खत्म हो गए हैं लेकिन बार बार टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, उस कंडीशन में भी डिस्चार्ज करते हैं कि आप होम क्वारंटाइन पर। इन दोनों कंडीशन में अगर आप डिस्चार्ज हो गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन क्यों मेजर करना है इसको मैं बताऊंगा। दो तरह से इसको देखना है। एक हो सकता है कोरोना होने से पहले क्या क्या बीमारी आपको रही, उन पे ध्यान देना, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, थायराइड, कैंसर, इन सब की अगर दवा जो चल रही थी उसको सुचारू रूप से लेते रहें और उस बीमारी का पूरी तरह वैसे ही ध्यान दें जैसे पहले देते थे, उसको इग्नोर नहीं करना है। अब कोरोना संबंधित बात पे आए, कैसे इसको समझना है। कोरोना वायरस ACE2 रिसेप्टर के द्वारा शरीर के अंदर घुसता है, ACE2 रिसेप्टर कहते हैं। ये कहां कहां मौजूद है? फेफड़े में, इसलिए सबसे ज्यादा डैमेज फेफड़े को करता है, आंतों में जिसको इंटेस्टाइन कहते हैं, किडनी में, नसों में, हार्ट और खून की नलियां, इतनी जगह मौजूद है। तो कहीं न कहीं कोरोना वायरस का अगर बहुत अति गंभीर संक्रमण हुआ तो इन जगहों पे असर आ सकता है। तो आपको और क्या क्या नापना है? ऑक्सीजन आपने देख लिया, टेम्परेचर भी मॉनिटर करना है, आपको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं उसको देखना है, सोचने में दिक्कत जिसको हम कहते हैं फॉग, ब्रेन फॉग, मतलब सोचने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, नींद में कोई खराबी तो नहीं है, मेमोरी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, पल्स, जब आप पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करेंगे तो पल्स आप चेक करें, टैकीकार्डिया मतलब पल्स तेज तो नहीं चल रही, नब्ज तेज तो नहीं चल रही है, डायरिया, पेट में दर्द, इस तरह के लक्षण अगर आते हैं। कुछ लोगों में देखा गया जिसमें कहते हैं थ्रोम्बस का बनना, मतलब उंगलियों के नाखूनों में या कहीं छोटे छोटे जगह ब्लड क्लॉट्स का बनना, जो एरिया आपका नीला पड़ जाए या काला पड़ जाए, इन चीजों को चेक करना है। ये खास तौर पे देखा जा रहा है कि डिस्चार्ज के बाद या कोरोना से रिकवरी के बाद, मतलब 14-15 दिनों के बाद ऐसी कुछ समस्याएं देखी गई है। इसका आप लोगों को भी चेक करना, जो दर्शक देख रहे हैं, इन चीजों का पे ध्यान दें। ठीक है सर, लेकिन बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपसे सर एक और इससे एक कदम और आगे का सवाल पूछता हूं कि कितने दिनों तक इसका ध्यान रखा जाए। मान लीजिए कई बार ये होता है कि 15 दिन तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई और 15 दिन तक आप बिल्कुल फिट रहे, उसके बाद कोई लक्षण दिख गए, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सर क्या ये मॉनिटरिंग हर वक्त होती रहनी चाहिए? अगर महीने 2 महीने भी हो गए तब भी, या तब थोड़ा आप इसको नजरअंदाज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, हर चीज की मॉनिटरिंग बहुत लंबे समय तक नहीं करनी है। जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, अगर रिकवरी हो गई, एक लॉन्ग टर्म में सेक्युलरी कुछ मरीजों में
खास करके जो वेंटिलेटर पे गए और रिकवर होके आए हैं उनमें देखा गया लंग फाइब्रोसिस, मतलब फेफड़े का सिकुड़ना, ऐसा पाया गया है। लेकिन उससे घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कोरोना का संक्रमण जिनको हुआ उन सब में लंग फाइब्रोसिस होगी, ऐसा नहीं है। उन लोगों को डॉक्टर के सलाह में, जैसे डॉक्टर आपके कहते हैं उस समय पे उनके फॉलोअप में रहना है। जो अति गंभीर नहीं हुए हैं, हल्की फुल्की तकलीफ से निकल आए हैं, उनमें लंग फाइब्रोसिस नहीं देखा जा रहा है, इसलिए उनको ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो लंबे समय तक देखने में मिला है, कुछ अभी रिसेंट कई पेपर भी पब्लिश हुए जिसमें दिखा गया कि रात को मरीज सोते सोते जग जाते हैं। उनको सपने में कुछ ऐसा आता है कि हमारे शरीर के ऊपर कुछ चींटियां चल रही है, कुछ क्रॉलिंग हो रही है। बाद में देखा गया कि ये साइकोसिस है, एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, शारीरिक कोई समस्या नहीं है। इतने डर गए थे, कोरोना के भय से डरे हुए थे, पहले भी कोरोना हुआ तब डरे रहे, और जब कोरोना के दरमियान आईसीयू में भर्ती हुए, जिसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं आईसीयू साइकोसिस, उसके बाद रात में भी सोते सोते इनकी नींद खुलती है और इंसोम्निया, नींद की खराबी के कारण उनको कई और भी लक्षण आने लगते हैं। इन चीजों का मॉनिटरिंग आपको अपने आप समझना है कि वाकई डॉक्टर से दिखा रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि फिजिकल अगर तकलीफ नहीं है तो आप मेडिटेशन करें, अपने आप को समझाएं और इस पैनिक अटैक को कम करें। ये पैनिक अटैक भी हो सकता है। दोनों चीजों को अलग करना है, शारीरिक और मानसिक दोनों समस्याओं को अलग अलग देखना है। अलग अलग देखना है। ये आपने बहुत ही विस्तार से डिटेल में बताया कि आपको तुरंत डिस्चार्ज होने के बाद अस्पताल से क्या क्या करना है। चलिए अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और ये हम सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और देखिए, ये तो जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही अभी का ये शो देखना, लेकिन जिनको नहीं हुआ है उनको भी जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कल होके खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो आप पहले से मेंटली तैयार रहें कि आपको सारी चीजें पता हो, आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, आप पैनिक ना करने लगे कि आप क्या करें क्या ना करें। तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। अब डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी, मैं आपके पास आता हूं और आपसे जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी और जब आप लोगों ने, डॉक्टरों ने ये सलाह दी कि आप काढ़ा पिएं, गिलोय का इस्तेमाल करें, इम्यूनिटी बूस्ट करें, तो लोगों ने किया। लेकिन कई बार ये खबरें भी आई कि लोगों ने बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, उसके साइड इफेक्ट भी हुए। तो अब जो नई गाइडलाइन और सरकार ने बताई है कि जब आप कोरोना से ठीक होते हैं तो उसके बाद आप च्यवनप्राश का सेवन करें, योग प्राणायाम वगैरह करें। तो मैं च्यवनप्राश के ऊपर ही आता हूं क्योंकि ये सवाल इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि लोग जैसे ही सुनते हैं कि हाँ ठीक है च्यवनप्राश खाना है, खाओ, जितना खाना है खाओ। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं सबके लिए च्यवनप्राश का इस्तेमाल बहुत जरूरी है या किसी में कोई लक्षण दिखे तब इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितने वक्त तक करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि जब आदमी कोरोना से ठीक होकर घर पहुंचता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी अपने को कमजोर पाता है। तो ऐसे में शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए हमें कुछ ताकत की चीजें लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्पष्टता से मैं आपने बीमारी के बाद उठने के बाद जो है आपने बहुत ही सिंपल खाना खाना है, बहुत साधारण चीजों को खाना है जिससे कि आप उन्हें पचा सकें, क्योंकि जब आप बीमार होकर उठते हैं ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ही सुपाच्य घर का बना ताजा और गर्म खाना ही खाएं और साथ में ताकत की चीजों का नाम लें तो यहाँ पे मैं सबको एक इंडिकेट करना चाहूंगा मुनक्का। मुनक्का जो है हम सभी लोग जानते हैं, ये जो है अपने आप में एक बहुत ही सुपाच्य। जी ओके, ठीक है, मैं आऊंगा सर। आपने बहुत बढ़िया बात बताई, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। आपने कहा कि घर का बना खाना खाना है, सुपाच्य भोजन करना है और एक बैलेंस डाइट लेना है, ज्यादा कम नहीं। ऐसा नहीं कि आप च्यवनप्राश का इस्तेमाल ही बहुत ज्यादा करने लगे, ऐसा भी नहीं है। आपको एक नियंत्रित मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है। मैं आऊंगा आपके पास फिर। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपसे सर अब ये पूछना चाहता हूं कि अब देखिए, जब कोरोना लोगों को होता है, बहुत सारे लोग नौकरी पेशा हैं, बिजनेसमैन हैं या कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो क्या कोरोना से ठीक होने के बाद तुरंत बाद अपना नॉर्मल लाइफ
शुरू कर देना चाहिए, काम पर जाना शुरू कर देना चाहिए, बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई अपनी शुरू कर देनी चाहिए, या कुछ दिन का रेस्ट लेना चाहिए? क्या कहेंगे सर आप? जी मृत्युंजय जी, जैसे आम वायरल फीवर में आप देखते थे, चाहे तो फ्लू हो या कई तरह के वायरल फीवर हैं, उसमें कई बीमारियां आती हैं। वायरल फीवर से रिकवरी का एक हिस्सा होता है मलेज, जिसको टेक्निकल टर्म कहते हैं, आम भाषा में कहिए पूरे बदन में दर्द का होना, कमजोरी महसूस होना, और हर समय ऐसा लगता रहता है कि जैसे बीमार पड़े हों, बीमारी से भी निकल नहीं पाए हों। इस तरह की फीलिंग्स कोरोना में भी होती है, क्योंकि ये भी एक वायरल फीवर है। तो ये हर मनुष्य का अपना अपना शरीर का एक कह सकते हैं रिकवरी का फेज होगा, और उनकी क्षमता अलग हो सकती है। तो जैसा आप महसूस करें वैसा करें। टेक्निकली क्या गाइडलाइन है कि जब आपका टेस्ट निगेटिव हो जाए तब आप पब्लिक प्लेस मतलब ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, जहां भी आपको जाने की इच्छा है जा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी क्षमता पे, आपकी रिकवरी पे। लेकिन एक एहतियात मैं जरूर कहूंगा, ओवर स्ट्रेन नहीं करना है। वायरल फीवर से रिकवरी के बाद हर समय मेडिकल साइंस कहता है ओवर एक्सर्ट ना करें अपने आप को। ओवर एक्सर्ट से दो प्रॉब्लम होगी कि बॉडी आपकी रिकवर कर रही, उसमें कमी आ सकती है, और दूसरा एक चांस रहता है पोस्ट वायरल सेक्युली, जिसमें सारे लक्षण वैसे ही महसूस होने लगे जैसे कोरोना में हुआ या फॉर दैट मैटर किसी वायरल फीवर में हुआ, सेम लक्षण आने लगेंगे। इसलिए ओवर एक्सर्ट ना करें। और डॉक्टर साहब जो आयुर्वेदाचार्य हैं बता ही रहे हैं, खाने पीने का ध्यान और सारा कुछ रखना है, उस पर भी ध्यान दें। ठीक है सर, ये आपने बहुत बढ़िया बताया। अब डॉक्टर अरोड़ा सर, मैं आपसे बात पूरी नहीं हो पाई थी, मैं उसी सवाल को थोड़ा सा और बढ़ा के मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने बताया कि घर का खाना पीना खाएं, घर का बना हुआ, लेकिन उसमें क्या खाएं? क्या बहुत ज्यादा स्पाइसी ना खाएं? मतलब अगर ये थोड़ा आप डिटेल में बता पाएं कि क्या खाएं, मतलब एग्जैक्टली क्या खाएं, और जो च्यवनप्राश पे मेरा आपसे सवाल था उसके बारे में अगर थोड़ा आप और डिटेल में बता दें तो कितना इस्तेमाल किया जाए, कब तक इस्तेमाल किया जाए? इन जनरल मैं फिर से दोहराता हूं कि सबको बहुत ही साधारण खाना खाना चाहिए जो सुपाच्य हो। जब हम सुपाच्य खाने की बात करते हैं तो दालों में हमको मूंग धुली, मूंग छिलका, अरहर, मसूर जैसी हल्की दालें खानी चाहिए। भारी दालें जैसे उड़द की दाल है, चना है, राजमा है, साबुत दालें, इनको छोड़ देना चाहिए। सब्जियों में बात करें तो साधारण सुपाच्य सब्जियां जैसे लौकी है, तोरी है, टिंडे है, परमल है, कद्दू है, करेला है, थोड़ा सा पनीर आप ले सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सुपाच्य खाना जो आप आराम से पचा सकें, तो इनका आप सेवन करें। और गरिष्ठ आहार, आप जैसे सब्जियों में गरिष्ठ में हम बैंगन को मानते हैं, हम पत्ते वाला साग जो होता है, सरसों का साग, पालक का साग, इसको बिल्कुल मत खाइए। बाहर के बने हुए जो हमारे मैदे की चीजें होती हैं, बर्गर है, पिज्जा है, ये सब चीजें, मोमोज, तो आपने कहा भाई 15 दिन से आपने कुछ बाहर का नहीं खाया, अब मैं ठीक हो गया, अब मुझे पिज्जा बर्गर खाना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सब करके आप जो एक आपकी रिकवरी प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं से आप स्लो डाउन करेंगे। और ताकत के नाम पे आपको, जैसे मैंने पहले बनाया कि मुनक्का जो है एक बहुत ही अच्छी चीज है, जो आप जो है 4 से 6 दाना मुनक्का आपको सुबह शाम लेना चाहिए। हल्दी का दूध आपके लिए बहुत अच्छा रिकवरी मटेरियल है। अगर किसी तरह से कोई वायरस का अंश आपके शरीर में रह गया तो हल्दी का दूध उसे भी निकाल देगा। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि मैलियस, पूरी बॉडी में दर्द रहता है, थकावट रहती है, तो हल्दी का दूध जो है सुपाच्य भी है, सबको माफिक बैठता है और आपके दर्द को भी निकाल देगा। उसके बाद आप एक और चीज ध्यान रखिए, आप जो है थोड़े दिन तक आप स्टीमिंग करते रहिए, क्योंकि हमारे फेफड़े जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इससे परेशान होते हैं, इससे अफेक्टेड होते हैं। तो आपको सरसों के तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके यदि आप रोज रात में जो है अपनी छाती पे मालिश करके सोएं तो फेफड़ों को बल मिलेगा। आप थोड़ा सा गर्म पानी पिएं दिन में 2 बार। आप ठीक है, ओके, तो आप ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। गर्म पानी का इस्तेमाल करें, दूध में हल्दी डालकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें आपको करनी चाहिए। ठीक है, अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण सवाल होंगे, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प चर्चा हो रही है और बहुत ही जानकारी वाली चर्चा है। हम सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि आपके पास 2 डॉक्टर से आपको अभी सलाह मिल रही है, और यही सलाह जब आप वैसे लेने जाएंगे तो आपको लंबी लाइन में भी खड़ी होनी पड़ती है। तो आप
बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बात डॉक्टर अंशुमान ने शुरुआत में कही कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है डायबिटीज का, हार्ट का, किडनी का, वो ठीक होते हैं तो अपनी दवाई वो नॉर्मल रखें, लेकिन उस पर हम डिटेल में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो दवाई वो कोविड से पहले ले रहे थे उसी मात्रा में लेते रहे, वही रूटीन हो, या फिर दोबारा उनको अपने उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर डिटेल में बात छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर अंशुमान, अब मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जो शुरुआत में बात कही कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं या किडनी के या हार्ट के, और जब वो कोरोना से ठीक हो जाए तो अपनी जो बीमारी, पहले वाली बीमारी की दवाई है उसको कंटिन्यू करें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या उस दवाई को एज इट इज कंटिन्यू रखना चाहिए जो डॉक्टर ने उन्हें पहले बताया था कोविड से पहले, या कोविड से ठीक होने के बाद उन्हें दोबारा अपने उस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हाँ मुझे कोरोना हुआ था, क्या हमारी दवाई में कोई फेरबदल होगा या उसको एज इट इज लिया जाए? तो क्या डॉक्टर से संपर्क करके लें या बिना करके भी ले सकते हैं? क्योंकि सर अभी इस दौर में डॉक्टर से संपर्क करना भी एक बड़ी चुनौती है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। जी, आपने सवाल तो बहुत पब्लिक कनेक्ट का सवाल पूछा, लेकिन सही में जटिल सवाल है। जटिल सवाल इसलिए है कि एक समय कोरोना से रिकवरी के बाद दोबारा हॉस्पिटल जाना, दूसरा डॉक्टर से संपर्क करना, और तीसरा डोज क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि जब आप अस्पताल में भर्ती हैं उस समय भी डॉक्टर आपको कोरोना के जब इलाज चल रहा हो उस समय भी डॉक्टर आपको इन सारी दवाइयों की मॉनिटरिंग करके एक डोज फिक्स कर रहे होंगे, उसको तो कंटिन्यू रखें। लेकिन वायरल इलनेस में प्रॉब्लम क्या होती है कि वजन कम होता है, कमजोरी होती है, इसके कारण हो सकता है दवा की डोज में ऊपर नीचे बढ़ोतरी या कमी करनी पड़े। इसलिए अर्लीस्ट पॉसिबल जब भी हो, जल्द से जल्द, जब भी आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, आपके जो डॉक्टर इतने समय से आपको देख रहे थे डायबिटीज के लिए, हार्ट डिजीज के लिए, जिस बीमारी के लिए भी, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन कहते हैं उसको, उनसे संपर्क करें और अपने डोज को टाइट्रेट कर लें। जैसे उदाहरण के तौर पे डायबिटीज का इलाज चल रहा था, शुगर की मात्रा चेक कराई, HbA1c की मात्रा चेक कराई, डॉक्टर को दिखाया, दिखाने के बाद डॉक्टर ने जो डोज एडजस्ट की उसको करा लिया। आइडिया क्या है कि मेडिकल इलनेस जितना स्ट्रिक्टली कंट्रोल रहेगा, पोस्ट कोविड सेक्युली कोरोना से निकलने में उतनी आपको मदद मिलेगी। इसलिए इसको बेहतर है कि अंडर सुपरविजन ही रखें, चाहे तो आप टेलीफोनिक करें, रिपोर्ट भेज के करें, या डॉक्टर से संपर्क करके करें। मिल रहे, ये आपने बहुत साफ कर दी कि अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, शुगर की, डायबिटीज, हार्ट की या किडनी की, तो आप जब ठीक हो जाएं तो अपने डॉक्टर से दोबारा एक बार मिलें और उनको बताएं और फिर दवाई के बारे में पूछें कि अब दवाई किस तरह से लेनी है। अब डॉक्टर अरोड़ा, मैं संक्षेप में आपसे एक जवाब चाहता हूं कि आपने खाने पीने के बारे में बताया और अब ये नई गाइडलाइन में ये कहा गया है कि योगा, प्राणायाम और वॉक आप रेगुलर करें, तो इसको भी अगर थोड़ा सा डिटेल में आप समझा दें। कई लोग ये होते हैं कि फिजिकली बहुत वो एक्टिव रहते हैं और फिजिकल फिटनेस को लेकर बहुत अलर्ट रहते हैं, रेगुलर जिम जाते हैं, दौड़ते हैं, तो क्या कोरोना से ठीक होने के तुरंत बाद जिम जाना या वॉक तो ठीक है, रनिंग करना ये ठीक है, या रनिंग अवॉइड करें, जिम जाना अवॉइड करें, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है और मेरा जवाब बहुत ही
एकदम स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना से नेगेटिव होने के बाद में बहुत लाइट एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि कम से कम 15 दिन के लिए वो केवल अपने को अगर वॉकिंग तक रेस्ट्रिक्ट करे तो उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी, क्योंकि अगर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेगा तो उसकी बॉडी में रिकवरी बहुत स्लो हो जाएगी। सेकंड जो है, प्राणायाम में भी मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। कपाल भाती जैसे वो प्राणायाम जो आपको थकाते हैं तो उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। रनिंग, कपाल भाती जैसा प्राणायाम या उस तरह के व्यायाम जो आपको थकाएं वो आपको अवॉइड करके केवल शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अगर आप वॉकिंग तक 15 दिन अपने को सीमित रख सकते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी अप्रोच होगी किसी भी व्यक्ति के लिए जो कोरोना के बाद अभी ठीक होके आया है। जी जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार सलाह आपको डॉक्टर अरोड़ा ने दी है, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि फिजिकली वो बड़ा उनको लगता है कि फिट रहना है और पता नहीं कोरोना की वजह से एक्सरसाइज छूट गया उनका, तो अब ठीक होते ही रिकवर कर लें, ज्यादा वक्त आप दे दें एक्सरसाइज में, जिम में, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आप बिल्कुल ध्यान से सुने, हल्की फुल्की आपको एक्सरसाइज करनी है जब तक कि पूरी तरह से आप रिकवर ना हो जाएं या थोड़ा और लंबा वक्त ना गुजर जाए। अब आखिरी सवाल डॉक्टर अंशुमान मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों के मन में इसको लेकर भ्रांतियां भी हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि एक बार आपको कोरोना हो गया दोबारा आपको होगा नहीं, आप बिंदास घूमें, भीड़भाड़ वाली जगह में जाएं, मास्क ना पहने तो चलेगा, हाथ ना धोएं तो चलेगा। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो एंटीबॉडी वाला, जो एंटीबॉडी की एक बात होती है कि एंटीबॉडी डेवलप हो गई आपकी बॉडी में, इसको लेकर सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? कितने दिनों तक ये एंटीबॉडी आपके बॉडी में एक्टिव रहता है और दोबारा कोरोना होने का कितना खतरा कितने दिन के बाद होता है? बहुत अच्छा। देखिए, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, कई रिसर्च पेपर आ गए, क्योंकि कोरोना के आउटब्रेक को अब दिसंबर से आप जोड़ लें लगभग हम 10 महीने पहुंच चुके हैं। कई सारे रिसर्च पेपर वर्ल्ड वाइड आ चुके। सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि एक बार कोरोना का संक्रमण आपको हुआ तो दोबारा नहीं ही होगा, ये निकाल दीजिए। दोबारा भी आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। कारण दो, एक हो सकता है स्ट्रेन चेंज हो, दूसरा स्ट्रेन से इन्फेक्शन हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा देखा गया, जो कोरोना से एंटीबॉडी आपके शरीर के अंदर बनी उसका लेवल देखा जा रहा है 3 से 4 महीने के बाद डाउन होने लगा है। तो कोरोना से रिकवरी के बाद भी आपको मास्क का प्रयोग करना है, भीड़भाड़ वाली जगह में एहतियात बरतना है, हाथ धोने या जो भी एडवाइजरी आपको मिली है उसका पालन आपको करना है, क्योंकि स्ट्रेन चेंज यही एक बाधा है वैक्सीन डेवलपमेंट में भी, और परसिस्टेंट इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून लेवल उतना बना रहे लंबे समय तक, यही बाधा आ रही है। तो उसको मेंटेन करना है, इसलिए परहेज उनको भी लेना है जो कोरोना से रिकवर कर चुके हैं। देखिए, तो बिल्कुल साफ बात हो गई कि अगर आप कोरोना से ठीक भी हो गए हैं तो भी आपको अलर्ट रहना है, पूरा एहतियात बरतना है, मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये आप ना सोचें कि आपको एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, इसको लेकर ये भ्रांति अपने मन से निकाल दें। और दूसरी बात जो खान पान को लेकर कही गई वो ये कि आपको नॉर्मल खाना पीना खाना है, एक्सरसाइज हल्के फुल्के करें, बहुत हैवी एक्सरसाइज ना करें कोरोना से ठीक होने के बाद। मतलब ये कि आपको कोरोना से ठीक होने के बाद भी अलर्ट रहना है, और ऐसा कुछ लक्षण अगर आपको अपने अंदर दिखाई दे तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, एहतियात बरतें, तभी आप लंबे समय तक स्वस्थ रह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और आसान भाषा में हमारे दर्शकों को नई जानकारी, बारीक जानकारी पोस्ट कोविड पेशेंट के लिए देने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।